नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 सितंबर सन 2023। आज यानी 7 सितंबर को गोकुलाष्टमी व्रत और नंदोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि मथुरा, गोकुल और श्री कृष्ण से जुड़े बड़े बड़े स्थल आज यानी 7 सितंबर के दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव। मथुरा में जन्मभूमि रोशन हुई तो वहीं उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में कान्हा का भुट्टे और नींबू से किया श्रृंगार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों को मनोहर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, सैलरी में 20% तक बढ़ोतरी। हरियाणा में एक और नई राजनीतिक पार्टी का आगाज, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली दरबार पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के अंतरकलह, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी गुट ने असली कांग्रेसियों की अनदेखी के लगाए आरोप। हरियाणा में HSGPC चुनाव की प्रक्रिया तेज, कमेटी की शर्तों को सीएम की मंजूरी, केसधारी सिख ही देश के वोट। गुरुग्राम पुलिस ने डाइवर्ट किया रूट, ओल्ड दिल्ली रोड से जा सकेंगे IGI एयरपोर्ट। G20 समिट को लेकर तैयारी। अगर आप दिल्ली की तरफ जाने की तैयारी में हैं तो खबर आपके लिए अहम होने वाली है। गणेश चतुर्थी से नए संसद भवन में बैठेंगे सांसद। 18 सितंबर को विशेष सत्र के पहले दिन का कामकाज पुरानी बिल्डिंग में होगा। 19 को होगी शिफ्टिंग। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया देश का पहला UPI ATM। अब QR कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे ATM से कैश। और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 में सुपर 4 स्टेज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बुधवार को बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। टीम 38.4 ओवर में 193 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान ने 39.3 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। सुपर 4 के अहम मुकाबले में बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा। फैंस 8 सितंबर को रात 8 बजे से ये टिकट खरीद पाएंगे। वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पूरा टूर्नामेंट भारत में ही होना है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां स्थायी आधार पर होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2023 तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा उसके बाद आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी भी कार्यालय में जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा के मौजूदा BJP-JJP गठबंधन सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों को सैलरी में 10 से लेकर 20% तक बढ़ोतरी की सौगात दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब थर्ड लेवल में 10 साल के एक्सपीरियंस वाले कर्मचारी की सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक हो गया है। वहीं 10 साल के एक्सपीरियंस वाले कर्मचारी की सेकंड लेवल की नौकरी की सैलरी का बेस रेट 22,000 रुपए तो वहीं फर्स्ट लेवल की 18,100 रुपए हो गया है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN की शुरुआत की है, जिसका मकसद हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट यानी DC रेट की सभी भर्तियों को पूरा करना है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों यानी DC रेट की भर्ती जो अभी तक ठेकेदारों के माध्यम से होती थी वो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा की जा रही है। हरियाणा में म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकारों ने अपने चहेते कलाकार साथी स्वर्गीय राजू पंजाबी के लिए एक सराहनीय पहल की है, जिसकी हर कोई सराहना करते नहीं थक रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजू पंजाबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बीती 5 सितंबर को उनका जन्मदिन था और इस अवसर पर सभी कलाकारों ने आपसे सहयोग करते हुए राजू पंजाबी के परिवार को नया घर तोहफे में देकर अपने साथी कलाकार को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने की एक भरपूर कोशिश की है। इस मौके पर मशहूर हरियाणवी कलाकार कुलदीप दनोदा उर्फ केडी ने कहा कि राजू पंजाबी के परिवार की मदद के लिए सभी कलाकार साथियों ने आगे हाथ बढ़ाए हैं और उनके परिवार को नया घर गिफ्ट में दिया है। राजू भाई, आप जहां भी हो इस तोहफे को कबूल करो। आपका इस तरह से यूं अचानक छोड़कर चले जाना बेहिसाब गम दे गया है। वहीं गायिका अनामिका ने कहा कि हम परिवार के लिए राजू पंजाबी भाई की कमी को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां तक संभव होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। उनके बच्चों की अच्छी परवरिश की भी जिम्मेदारी लेंगे। राजू पंजाबी भले ही आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन वो ही हरियाणा के ऐसे पहले कलाकार थे जिन्होंने हरियाणवी गानों का प्रचलन डीजे पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया था। देसी देसी ना बोलिया कर जैसे गानों से उन्होंने हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान दिला दी। उनके द्वारा गाए गए सॉलिड बॉडी, सैंडल, तू चीज लाजवाब जैसे हरियाणवी गानों को आज भी लोग बड़े चाव से सुनते हैं। राजू पंजाबी हिसार के आजाद नगर में रहते थे। उसकी 2 बेटियां हैं। राजू पंजाबी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। वे मूल रूप से राजस्थान के राउतसर से संबंध रखते थे, इसलिए परिवार ने उनका अंतिम संस्कार वहीं यानी राउतसर में ही किया।
हरियाणा में एक और नए राजनीतिक दल का उदय हो गया है। महम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी यानी हजपा का ऐलान कर दिया है। इस अवसर पर बलराज कुंडू ने कहा कि हरियाणा में उनकी नई पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर आएगी। नई पार्टी के आगाज पर महम विधायक ने कहा कि उनकी सोच हरियाणा की जनता को नया विकल्प देने की है और इसी मुहिम में जनता की राय से जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजने का काम भी करेंगे। वहीं किसी अन्य पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, किसी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बलराज कुंडू ने कहा कि पार्टी कितनी सीटों और कौन से विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला जनता से सलाह मशविरा करके लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो भी प्रत्याशी चुनावी रण में होंगे वे जनता की पसंद के होंगे। ईमानदार छवि वाले लोगों को ही टिकट देना हमारी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि तीनों कृषि कानून, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर वो केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम का कारवां हिसार पहुंच चुका है। कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत हांसी हल्के के गांव थुराना से हुई। गांव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याना समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गाँव के लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की कई मांगों पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने गाँव में छोटी अनाज मंडी बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा 12 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि एस्टीमेट बनाकर जल्द से जल्द काम शुरू कराया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीणों की मांग पर गांव थुराना में 14 करोड़ की लागत से जल घर बनाने, कच्ची फिरनी बनाने और 1.8 करोड़ से गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में हॉल और कमरा बनाने की भी मंजूरी प्रदान की। जनसंवाद कार्यक्रम में आए ग्रामीणों के बैठने के लिए चारपाई की व्यवस्था की गई थी। आज यानी 7 सितंबर को जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 रोड गाँव से होगी। दोपहर को मिर्जापुर और शाम को बहबुलपुर गाँव में मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू होंगे। कल यानी 8 सितंबर को जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत गांव गुराना से होगी। दोपहर में नारनौद और शाम को उगालन गांव में कार्यक्रम रहेगा। सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। सरकारी एवं प्राइवेट आईटीआई में अब खाली पड़ी सीटों पर 7 सितंबर यानी आज से लेकर 23 सितंबर तक ऑन द स्पॉट एडमिशन होंगे। इस दौरान एडमिशन पोर्टल पर नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। बता दें कि 4 मेरिट लिस्ट व फिजिकल काउंसलिंग के बाद भी विभिन्न आईटीआई में 15% से अधिक सीटें खाली बची हुई है, जिसमें से ज्यादा सीट प्राइवेट आईटीआई में खाली बची हुई है। प्रदेश में लगभग सभी प्राइवेट आईटीआई में इस बार नाम मात्र के ही एडमिशन हुए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने गत मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। इस बैठक के दौरान सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और गृह सचिव टीवीएसएन प्रसाद भी मौजूद रहे। सिख प्रतिनिधि मंडल ने नए मतदाता बनाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। सिख नेताओं ने वोटर आईडी को पंजाबी और अंग्रेजी में छापने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा चुनाव के दौरान सेक्टरों में नोडल अधिकारियों के साथ पंजाबी भाषा के शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। सिख नेताओं ने वोटर फॉर्म में हजामत शब्द पर आपत्ति जताई और इस शब्द के स्थान पर पतित शब्द का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी। बता दें कि एचएसजीपीसी की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 1.5 साल का था, जो पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव में अभी 4 महीने और लग सकते हैं। यह चुनाव दिसंबर के अंत में होने की संभावना है, जिसके बाद गुरुद्वारों का प्रबंधन हरियाणा की सिख संगत के हाथ में आ जाएगा। सरकार की मंशा चुनाव प्रक्रिया को अधिक दिनों तक खींचने की कतई नहीं लगती। हरियाणा कांग्रेस पार्टी की अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में पिछले करीब 10 सालों से पार्टी बिना संगठन के चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया को जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने इसके लिए सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए थे। उनकी रिपोर्ट पर ही पार्टी जिलाध्यक्षों के नामों पर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा, लेकिन इन प्रभारियों का जिलों में जमकर विरोध हो रहा है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारों समेत कई जिलों से तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी हाथापाई तक की नौबत पहुंच चुकी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप है, तो दूसरे ओर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी एसआर के ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, जो सभी जिलों में नारेबाजी करते हुए इस खींचतान को और बढ़ा रहे हैं। सभी जिलों में हो रहे विरोध के बीच हुड्डा विरोधी खेमे के नेता सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी ने दिल्ली दरबार में दस्तक दी है, जहां उन्होंने हरियाणा में चल रहे हालातों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि जिलों में बाहर के प्रभारी लगा दिए गए हैं, जो असली कांग्रेसी कार्यकर्ता की अनदेखी कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनानी जा रही है, लेकिन कुछ लोग पार्टी में बिखराव करना चाहते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हरियाणा में रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने हिसार जिले को एक और लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात दी है। इस ट्रेन के संचालन से भोले बाबा की नगरी हरिद्वार और टेक्सटाइल हब के रूप में विख्यात गुजरात का सफर आसान हो जाएगा। हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी रेलवे के भावनगर रेलवे स्टेशन से हरिद्वार के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन 5 सितंबर से आरंभ कर दी गई है। बता दें कि यह साप्ताहिक ट्रेन गुजरात से वाया हरियाणा पंजाब होकर हरिद्वार तक पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09271 भावनगर टर्मिनल से चलकर मंगलवार सुबह 8:30 बजे जोधपुर पहुंचकर 10 मिनट ठहराव के बाद जोधपुर मंडल के डेगाना, छोटी खाटू, डिडवाना, लाडनू, सुजानगढ़ होते हुए हरिद्वार को प्रस्थान करेगी। ट्रेन बुधवार सुबह 3:40 पर हरिद्वार पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 19,272 हरिद्वार भावनगर एक्सप्रेस हरिद्वार से हर बुधवार को सुबह 5 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11 बजे जोधपुर आकर 11:10 पर प्रस्थान कर समदड़ी, मोकलसर, जालोर, मोदरान, मारवाड़, भीनमाल, धनेरा, भीलडी व पाटन के रास्ते अगले दिन दोपहर 12:45 पर भावनगर टर्मिनल पहुंच जाएगी। हिसार में टाइम टेबल की बात करें तो यह ट्रेन सोमवार की रात को 8:20 पर गुजरात के भावनगर से रवाना होकर हिसार में शाम 5:30 बजे, इसी तरह वापसी में बुधवार तड़के ट्रेन 4:55 पर हरिद्वार से रवाना होकर हिसार में शाम 4 बजे पहुंचेगी। गुजरात के भावनगर से हरिद्वार की दूरी की बात करें तो 1577 किलोमीटर पड़ती है, जिसे ट्रेन कुल मिलाकर 31 घंटे 20 मिनट में यह पूरा सफर तय करेगी। देश के कई शहरों में बुधवार को जन्माष्टमी मनाई गई, जबकि मथुरा में जन्म स्थान, वृंदावन में बांके बिहारी, द्वारका में द्वारकाधीश सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में 7 सितंबर यानी आज जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। जन्माष्टमी उत्सव के लिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान रोशनी से सजाया गया है। देश के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी बुधवार को मनाई गई। इस दौरान कान्हा का नींबू और भुट्टे से श्रृंगार किया गया। वहीं देश भर में स्कूलों में बच्चे कान्हा की ड्रेस में पहुंचे। कई जगह मटके फोड़, दही हांडी के इवेंट भी हुए। गुजरात के राजकोट में मंगलवार से जन्माष्टमी का मेला प्रारंभ हो गया है। ये मेला 9 सितंबर तक जारी रहेगा। बनारस में जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई गई। देश की राजधानी दिल्ली में 8 सितंबर से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर गुरुग्राम पुलिस मुस्तैद हो गई है। गुरुग्राम पुलिस ने NH 48 से दिल्ली की ओर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है। 7 सितंबर की रात 12 बजे से लेकर 10 सितंबर की रात 12 बजे तक NH 48 पर रूट डाइवर्ट रहेगा। अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो NH 48 की जगह ओल्ड दिल्ली रोड से जाना पड़ेगा, जिसके चलते समय और अधिक लग सकता है। इसके अलावा राजौरी बॉर्डर से दिल्ली में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को छोड़कर किसी भी बाहरी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी आवश्यक वस्तुओं के वाहन, यात्री बसें गुरुग्राम से इफ्को चौक, MG रोड, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, मेहरौली रोड होते हुए आया नगर से दिल्ली की ओर जा सकती हैं। इसके अलावा राजस्थान की ओर से जाने वाली बसों को इफ्को चौक से ही डाइवर्ट किया गया है। हरियाणा के नारनौल में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने अनेक गांव का दौरा किया। उन्होंने नाम न लेते हुए अपने ही भाई अभय सिंह चौटाला पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इशारों में कहा कि अभय सिंह चौटाला ने पूरी पार्टी को डुबोने का काम किया है, जबकि उनके पुत्र दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी बनाकर उसको खड़ा करने का काम किया है। नारनौल के गाँव सेका में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि हमने संगठन को मजबूती से खड़ा किया था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको तोड़ दिया। हमने उसको अपना झंडा और डंडा सब कुछ दे दिया। इसके बावजूद उन्होंने संगठन को कमजोर किया है। पार्टी के जहां पहले 20 से अधिक विधायक होते थे, अब वहां एक विधायक बचा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर कानूनी अड़चन समाप्त हो जाती है तो उनकी इच्छा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की है। उन्होंने कहा कि यह उनका पुराना क्षेत्र है तथा वह पूरी तैयारी के साथ मैदान में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया रवाना हुए। पीएम मोदी ये दौरा भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट से ठीक 3 दिन पहले कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि वे आसियान देशों के नेताओं के साथ भविष्य की पार्टनरशिप के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। समिट के दौरान आसियान देशों में UPI लॉन्च होने की घोषणा भी की जा सकती है। आपको यहाँ पर बता दें कि आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगी। पीएम मोदी 7 सितंबर को इस समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 18वीं ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल होंगे। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं। आसियान समिट में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और चीन के प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री ली कियांग और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल हो रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो समिट के दौरान म्यांमार और साउथ चाइना सी जैसे मुद्दे ब्रेकिंग पॉइंट बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात यूरोप दौरे के लिए रवाना हुए हैं। वो 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर यानी 5 दिन तक 4 यूरोपीय देशों फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और नॉर्वे की यात्रा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स और भारतीय समुदाय के लोगों और यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करेंगे।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 100 अंक की तेजी के साथ 65,880 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 36 अंक की मामूली तेजी दिखाई दी। यह 19,611 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी तो 16 में गिरावट देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 26 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। इस कारण 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने का भाव 160 रुपए गिरकर 60,000 रुपए हो गया है। वहीं 22 कैरेट के 10 ग्राम गोल्ड का रेट 55,000 रुपए पहुंच गया है। चांदी की कीमत में 500 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद उसका रेट 74,700 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।